हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बेसहारा कहानी का भाग 3। ममता की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोलकर कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई, उसने कमरे की लाइट जलाई। फिर वह ममता को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में निपटाने लगी। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद ममता और उसके पति मोहन को औरतें एक कमरे में छोड़ आई। मोहन ने ममता से कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की है। बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई कुछ बिगड़ गया है। माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर दे। ममता सब कुछ सुन रही थी। उसे अब भी सुकून मिल रहा था। ममता को ससुराल आए पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बार भी उसके ताई ताऊ जी ने उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला ले। रश्मि का हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता था। रात के समय जब मोहन वापस आते तभी रश्मि ममता से बात करती थी। एक दिन रश्मि ने कहा, ममता, मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। यह सुनकर ममता ने कहा, रश्मि, मैं अभी नहीं आ सकती। दरअसल सर्दी का समय है, मुझे इन्हें सुबह ही खाना बनाकर देना होता है। मेरी सास से ज्यादा काम नहीं होता। गर्मियों में मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर रश्मि और उसके पति समर ने अपने घर से कुछ ही दूरी पर जमीन खरीद ली। उस जमीन पर वो एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। रश्मि और समर काम में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें ममता का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बैंक से लोन लेकर पूरा हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वह सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। रश्मि और समर दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम में लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पुराने स्टाफ को ट्रेनिंग देना, इन्हीं सब में 2 साल बीत गए। इस बीच न तो ममता का फोन आया, न रश्मि ही उसे फोन कर पाई। 2 साल बाद एक दिन रश्मि अपने घर में बैठी थी, तभी उसे ममता का ध्यान आया। रश्मि ने अपने पति समर से कहा, मैं तो अपनी परेशानियों में ममता को बिल्कुल ही भूल गई। न मैंने उसे फोन किया और न ही उसका फोन आया। समर ने कहा, क्या करे रश्मि, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली। चलो अब फोन कर लो। रश्मि ने फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कई बार मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो करण ने कहा, हो सकता है फोन बंद हो। कई बार गांव में लाइट रात को नहीं होती है तो चार्ज नहीं हुआ होगा, कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर ममता से बात करवा दे। अगले दिन भी रश्मि फोन करती रही, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। रश्मि एक बार भी ममता के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे उस गांव का पता भी नहीं था जहां जाकर वह पता कर सके। कई दिन तक जब ममता से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो रश्मि ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वह हॉस्पिटल का काम निपटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर माँ से मिली। उसे देखते ही माँ ने कहा, बेटा, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई, पूरे 2 साल बाद आई है। रश्मि माँ के गले लग गई, उसकी आंखें भी नम हो गई थी। क्या करती माँ, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय ही नहीं मिला। अब जरा फुर्सत मिली तो आ गई तुमसे मिलने। चाय नाश्ता करने के बाद माँ बेटी बातें करने बैठ गई। रश्मि ने पूछा, माँ, ममता के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फोन लगा रही हूँ, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा। रश्मि की माँ ने कहा, नहीं बेटी, उसके ताऊ ताई तो ढंग से बात करते नहीं हैं, इसलिए हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर देकर उसका ताऊ मजे कर रहा है और घर बेचने की कोशिश भी कर रहा है। रश्मि ने निराश होते हुए पूछा, क्या मैं एक बार उसके ताई ताऊ से मिलकर पूछूं? शायद उन्हें पता हो। लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटी, वो तो तुझे पहले ही पसंद नहीं करते थे, तुझे देखेंगे तो और भड़क जाएंगे। और मुझे लगता है कि उन्हें भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि उन्हें दूर से पगफेरे के लिए तो बुलाया ही नहीं। आज तक वह इस गांव में आई नहीं है, न यहाँ से कोई गया है उससे मिलने।
लेकिन रश्मि नहीं मानी। वो ममता के ताऊ के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो उसकी ताई ने दरवाजा खोला। अरे रश्मि, तुम बहुत दिनों बाद आई, बताओ क्या काम है? रश्मि ने कहा, ताई जी ममता की कोई खबर नहीं है क्या? आपको कई दिन से उसका फोन नहीं लग रहा। यह सुनकर ताई ने हंसकर कहा, अरे उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या जरूरत है। एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई। यह सुनकर रश्मि उदास हो जाती है। फिर भी वह पूछती है, ताई जी आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी। इस पर मुंह बनाते हुए ताई ने कहा, बेटी मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊ शहर गए हैं। ममता की ताई ने टाल दिया। रश्मि निराश होकर वापस आ गई। एक दिन शाम के 6 बजे रश्मि हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। पहले तो रश्मि ने फोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से रश्मि ने फोन उठाया। दूसरी तरफ ममता की आवाज सुनकर रश्मि चौंक गई। ममता बुरी तरह से रो रही थी। रश्मि बोली, ममता तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? तेरा पति कुछ कहा है क्या तुझे? मुझे बता तो सही क्या हुआ? लेकिन ममता बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाई, रश्मि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फोन मांगकर तुझे कर रही हूँ। तू यहाँ आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रश्मि ने यह सुनकर कहा, तू चिंता मत कर, वही रुक, हम बस 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। जिनका फोन है तो उनसे मेरी बात करवा दे। ममता ने चाय वाले भैया को फोन दे दिया। रश्मि, भैया आप वहीं बस स्टैंड पर ही हैं क्या? ये मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना। हम बस अभी पहुंच रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला, यह बहन जी बहुत देर से रो रही हैं, मेरी यहीं पर चाय की दुकान है, आप आ जाओ। रश्मि ने फटाफट समर को फोन किया। समर सारे काम छोड़कर रश्मि के पास पहुंच गया। फिर दोनों ममता के बताए बस स्टैंड की ओर चल दिए। तभी समर ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लगेगा। मेरा दोस्त अरुण वहीं रहता है, मैं उससे वहां भेज देता हूँ। तुम्हारे पास ममता की फोटो हो तो मुझे भेज दो। समर ने अरुण को फोन किया। अरुण, तेरी हेल्प चाहिए थी, तू भी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फोटो भेज रहा हूँ। यह रश्मि की दोस्त है, बहुत परेशान है, हम वहाँ आ रहे हैं। जब तक हम आए इसका ध्यान रखना, कोई इसे नुकसान न पहुंचा पाए। बस हमारे आने तक संभाल ले। अरुण ने जवाब दिया, भाई चिंता मत कर, मैं अभी 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ और तेरी उनसे बात भी करा दूंगा। यह सुनकर समर और रश्मि को थोड़ी शांति मिली। अरुण बाइक से फटाफट ममता के पास पहुंच गया। वह चाय बनाने वाले के पास पहुंचा तो ममता वही थी, लेकिन वह उसे पहचान न सका। रश्मि ने जो फोटो भेजी थी वो ममता की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने ममता की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमजोर सी एक औरत बैठी थी। अरुण ने फोटो के ध्यान से देखा, तब समझ आया कि यह वही है। अरुण, बहन मुझे रश्मि ने भेजा है, आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, वो अभी आ रहे हैं। यह सुनकर ममता रोने लगी। भैया मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। यह सुनकर अरुण ने कहा, आप चिंता न करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं अभी आया। कहकर अरुण चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट ममता के लिए लाया। ममता चाय पीने लगी। जब वो चाय पी चुकी तब अरुण ने कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। अरुण ने समर का नंबर डायल किया और ममता को दे दिया। दूसरी तरफ रश्मि बोल रही थी, ममता अब बता क्या बात है? ममता बहुत डरी हुई थी, उसने कुछ बताया नहीं जा रहा था। वह बोली, बहन बस तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। यह कहकर ममता ने फोन अरुण को पकड़ा दिया। रश्मि, भैया इसने कुछ बताया क्या? अरुण ने जवाब दिया, भाभी ये बहुत डरी हुई है, इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है, हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता, आप आराम से आ जाओ। यह सुनकर रश्मि ने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी बचपन की सहेली है, 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरुण बोला, अरे भाभी ये भी तो मेरी बहन जैसी है, आप चिंता मत करें, आराम से आएं। रश्मि ने फोन काट दिया और समर से बोली,
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसका देवर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसका पति कहाँ है? ममता ने बताया था कि उसका देवर तो गुंडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है? लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। समा ने रश्मि को समझाते हुए कहा, रश्मि चिंता मत करो, अभी हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर ममता से अच्छे से पूछ लेना। फोन पर न तो वो बता पाएगी और न ही तुम कुछ समझ पाओगी। तो वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। अरुण को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है। उसके अखाड़े के लड़के वहां पहुंच गए होंगे। उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। रश्मि बहुत परेशान थी। हे भगवान, ममता मिली भी तो किस हाल में? बेचारी के जीवन में कोई न कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है। जब उसे पता है कि इसके माता पिता नहीं है और खुद का भाई गुंडा है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अपने साथ शहर ही ले जाता। समर और रश्मि इसी तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। रश्मि जैसे ही ममता के पास पहुंची, वह उसे देखकर दंग रह गई। कितनी कमजोर हो गई थी ममता। एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथ में एक कपड़े का पुराना सा बैग। कुछ देर के लिए तो रश्मि उसे देखती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, ममता। ममता जो अभी सर झुकाए बैठी थी, रश्मि की आवाज सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। वह रश्मि को देखकर रोने लगी और उससे लिपट गई। बहन तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। रश्मि ने ममता को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, एक फोन नहीं कर सकती थी मुझे? मुझे न तो तेरी ससुराल का पता मालूम था, न तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। एक ही सांस में रश्मि ने सब कह दिया। ममता बस रोई जा रही थी, वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी समर ने कहा, रश्मि इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो, यहाँ से निकलते घर पहुंचकर बात करेंगे, ये बहुत डिप्रेशन में है। रश्मि ने हाँ में सर हिलाते हुए ममता को गाड़ी में बिठाया। ममता को गाड़ी में बिठाकर रश्मि और समर ने अरुण का धन्यवाद दिया और ममता को लेकर घर की ओर चल दी। दोस्तों, शेष कहानी अगली वीडियो में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसकी कहानियां मिलती रहे। और कमेंट में जरूर लिखें कि कहानी कैसी लगी। और नेक्स्ट कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।